नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 19 का वीडियो है जिसे कि आप देखने जा रहे हैं। यहाँ हम भूगोल पर चर्चा करेंगे। भारत के भूगोल पर हमने पीछे भी काफ़ी कुछ देख रखा है। यहाँ हम देखेंगे तटीय राज्यों के बारे में और न सिर्फ राज्य बल्कि उसमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी हम शामिल करेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं एक सारणी बनी हुई है, राज्य का नाम दिया है और तटरेखा किस राज्य की कितनी लंबी है और अंतिम में कुल लंबाई कितनी हो जा रही है भारत की संपूर्ण तटरेखा की, उसे भी देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसकी तटरेखा की लंबाई है 1962 किलोमीटर, जैसे आप देख रहे हैं। गुजरात राज्य की तटरेखा की लंबाई है 1214.70, ये सब किलोमीटर में है, ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई है 973.70 किलोमीटर। तमिलनाडु राज्य की तटरेखा की लंबाई है 960.90 किलोमीटर। महाराष्ट्र राज्य की तटरेखा की लंबाई है, क्रमशः घटता जा रहा है, इसमें आप देखें तो महाराष्ट्र राज्य की जो तटरेखा है उसकी लंबाई 652.60 किलोमीटर है। केरल राज्य की तटरेखा की लंबाई 569.70 किलोमीटर है। ओडिशा राज्य की तटरेखा की लंबाई 457, ये लगभग मतलब 457 टू बी एग्जैक्ट किलोमीटर है। कर्नाटक का आप देखिए 280 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल की 157 है, मतलब 157 आप कह सकते हैं, 157.50 किलोमीटर। लक्षद्वीप की तटरेखा 132 है किलोमीटर में और गोवा के लिए 151 है। पुडुचेरी की है 31.60 और दमन द्वीप की है 27.20। तो कुल मिलाकर द्वीप सहित संपूर्ण भारतवर्ष का जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें कुल तटरेखा की लंबाई 7516.60 किलोमीटर है। ये संपूर्ण भारतवर्ष की तट रेखा है, यानी समुद्र से लगने वाला स्थल रेखा का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल, यहाँ पूर्व क्षेत्र से ही शुरू किया जा रहा है, तो पूर्व से बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। अब ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भी असल में हिंद महासागर ही है, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को हम थोड़े अलग नामों से संबोधित करते हैं। तो यहाँ हमने देखा, अब भारत में यहाँ देखिए तथ्य, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है और सबसे छोटी तटरेखा जो है वो गोवा राज्य की है। अंतःस्थल के सागरों की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होती है इसको आधार रेखा कहा जाता है और किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। ये सब छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो कि आपको प्रश्नों को हल करने में और सही हल करने में सहायता करेंगी। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र का उपयोग करने का भारत को संपूर्ण अधिकार होता है, मतलब इस क्षेत्र का वो अपने तरीके से, भारतवर्ष जो है वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी रेंज 12 समुद्री मील की है। समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का होता है और इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है, मतलब राजस्व वसूली का जो अधिकार है वो भारतवर्ष के पास। किसी भी देश का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है वो आधार रेखा से करीब 200 समुद्री मील तक का होता है। ये रेंज आप याद रखें और इस क्षेत्र में भारत के संदर्भ में अगर देखें तो इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की पूरी छूट प्राप्त है। कुछ और भी तथ्य हैं इसमें, आप देखें। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। अगर औसत समुद्र तल को नापना हो तो चेन्नई तट से ही उसकी शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय जो ऐतिहासिक साक्ष्य है उसमें हिंद महासागर को रत्नाकर कहा जाता था। पुराणों में इसका ज़्यादा वर्णन है, समुद्र मंथन की घटना में इसका उल्लेख किया गया है। तटीय अपर्दन से समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों और मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका को हम जोड़कर देखते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा तटीय अपर्दन लहरें ही करती हैं क्योंकि वो हमेशा होती हैं, वो हमेशा चलती रहती हैं। भारत का पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है, सकरा मैदान है और इस तट को 3 अलग अलग भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। तट के उत्तरी भाग को हम कोंकण तट कहते हैं जो कि मुंबई और गोवा राज्यों से लगा हुआ है। मध्य भाग को हम कर्नाटक तट कहते हैं, नाम से स्पष्ट है किस राज्य से जुड़ा है, और दक्षिणी भाग जो है इसको मालाबार तट कहते हैं। तो भारत के नक्शे में आप इन्हें देखते हैं। अब जो पूर्वी तटीय मैदान है, ये तो पश्चिमी की बात हुई, लेकिन जो पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ पे महानदी, गोदावरी नदियों का अगर आप देखें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा बनते हैं। आमतौर पे जो पूर्वी घाट की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, उनका प्रवाह धीमा हो जाता है क्योंकि उधर की तरफ अगर हम देखें तो ढाल काफ़ी धीमा है अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट की।
तो पश्चिमी घाट की तरफ से समुद्र में मिलने वाली नदियाँ ज़्यादातर एस्चुरी बनाती हैं, हालांकि कुछ डेल्टा भी बनाती हैं, लेकिन ज़्यादातर एस्चुरी बनाती हैं। और जो पूर्वी घाट की तरफ से प्रवाहित होने वाली और समुद्र में मिलने वाली नदियाँ हैं वो प्रायः डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये कटा फटा तट भी है, एक सतत तट के उदाहरण के तौर पर नहीं देखा जाता है। तो महानदी और गोदावरी नदियों के बीच का जो मैदान है उसको उत्तरी सरकार कहा जाता है, और ये काफ़ी उपजाऊ है, चूँकि डेल्टा से बना हुआ मैदान है। तो डेल्टा जो है वहाँ नदियों की जलोढ़ मृदा जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं और इसकी उर्वरता बहुत ज़्यादा होती है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश का जो फाल्स वीवी बिंदु है यानी कृष्णा डेल्टा के पास ये पॉइंट स्थित है, तो वहाँ से तमिलनाडु का केप कॉमोरिन यानी कन्याकुमारी तक ये स्थित है। तो ये तो हमने फुटकर जानकारियाँ देखी। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख बंदरगाहों के नाम दिए हैं जो कि पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। इसमें एक तो मुंबई ही है, महाराष्ट्र वाला, कांडला है जो कि गुजरात में है, मर्मुगोवा ये गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में है, जंजीरा भी महाराष्ट्र में है, और उडुपी जो आप देख रहे हैं ये कर्नाटक में। कोचीन वाला जो बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाहों को ही सिर्फ देख रहे हैं, तो कोचीन वाला केरल में है, और न्यू मंगलोर ये एक अलग से। तो ये पश्चिमी तट का था। पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो इसमें आप देखें विशाखापत्तनम है, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है, पारादीप ओडिशा में है, एन्नौर जो है वो तमिलनाडु में है, और न्यू तूतीकोरिन असल में ये तमिलनाडु में है। अब इसमें लोकेशन कुछ बंदरगाहों की थोड़ा अच्छे ढंग से दी है। जैसे जंजीरा को देखें आप, तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में ये स्थित है। सिंधुदुर्ग ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में ही है, और कन्नूर ये केरल के कन्नूर जिले में है, जिलेवार यहाँ दिया हुआ है। उडुपी ये कर्नाटक का उडुपी जिला है, इसमें से ज़्यादातर तो स्थान के नाम के हिसाब से ही रखे गए नाम है। और ओरोविले असल में तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर जो कोरोमंडल तट है वहाँ पे स्थित है। लोकेशन इसकी पुडुचेरी में ही है। और नागरकोइल ये कन्याकुमारी जिले में पड़ता है। कन्याकुमारी जिला मतलब तमिलनाडु राज्य की बात हो रही। अब यहाँ और भी चीज़ें, यहाँ आप देखें कि तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। तरंगमबाड़ी को आप देख रहे हैं। न्यू जेरूशलम चर्च, जिरवेन चर्च यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं। और डेनमार्क निवासियों ने, चूंकि आप जानते हैं कि डेनमार्क की भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, बहुत सारे यूरोपीय भारत में आते हैं तो अपने अपने कल्चर को यहाँ फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उसी समय ये बनाए गए थे और यहाँ अपना निवास स्थान उन्होंने तैयार किया था। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 में आए थे और 1845 में ये अंग्रेज़ों को अपना सब कुछ बेचकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो अंत में टिकती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही, लेकिन ये सब भी आते हैं और अपना भाग्य आजमाते हैं। कुछ जो है वो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करके हार के चले जाते हैं और कुछ इन्हें सब कुछ समर्पित करके चले जाते हैं। तो डैनिश जो थे वो समर्पित करने वालों में से थे। इसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान को आप देखिए तो इस मैदान का विस्तार सूरत से कन्याकुमारी तक है। खंभात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप जो है वहाँ तक अरब सागर के तट और पश्चिमी घाट के बीच में ये फैला हुआ है। यहाँ देखिए बीच की रेंज, अरब सागर के तट और पश्चिमी घाट के बीच में इसका फैलाव है। और पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई कहाँ पे है, तो ये गुजरात में पाई जाती है। नर्मदा और तापी का जो मुहाना है वहाँ पे है और बहुत ज़्यादा चौड़ाई है भी नहीं। पश्चिमी तटीय मैदान में वो बात नहीं है, मतलब चौड़ाई नहीं है, इसमें ऊंचाई ज़्यादा है, खड़ा ढाल है और 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ छोटी और तीव्रगामी होती हैं। इनका जो पथ है वो बहुत लंबा नहीं होता है और लंबा पथ न होने की वजह से इनका वेग काफ़ी तेज होता है और ढाल तीखा है, मतलब स्लोप जो है वो तीखा है, तो इसी वजह से ये तेज रफ्तार में नीचे की ओर गिरती हैं और ज़्यादातर ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, यानी एस्चुरी बनाती हैं। पश्चिमी तट पर पश्च जल भी पाए जाते हैं और केरल वाले क्षेत्र में इन्हें कयाल कहते हैं। उसके अलावा बेम्बा नद और अष्टमुदी लेक जो है वो इसी का उदाहरण है। यहाँ अस्थामुडी जो दिया हुआ है वो असल में अष्टमुदी झील की बात की जा रही है। पश्च जल एक प्रकार का लैगून ही होता है, ये कोई और चीज़ नहीं है, समुद्र का ही पानी पीछे रह जाता है। इसका निर्माण नदी के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण हो जाता है। बालू बीच में अवरोध बन जाता है, पानी रुक जाता है, समुद्र में नहीं जा पाता है। और पश्चिमी मैदान को हम 4 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला तो गुजरात का मैदान है जो कि गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र को कवर करता है। दूसरा आपका कोंकण का मैदान है जो कि दमन से गोवा के बीच में पाया जाता है। कन्नड़ मैदान है कर्नाटक का, गोवा से मंगलोर के बीच में है। और मालाबार का मैदान जो है वो मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में पाया जाता है। अब यहाँ आप गुजरात के मैदान और कोंकण के मैदान इत्यादि को थोड़ा एक विस्तार से देखेंगे तो गुजरात का मैदान सौराष्ट्र से सूरत तक फैला हुआ है। गुजरात में इसका विस्तार कैसा है, तो सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक है और इसका ढाल पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर आमतौर पर दिशावार दिखाई देता है। इसका भीतरी क्षेत्र कांप मिट्टी से बना है और इस वजह से बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। लेकिन तटीय क्षेत्रों में ज्वार का जल आता रहता है, मतलब समुद्र का पानी हमेशा यहाँ पे अतिक्रमण करता रहता है। तो आप जानते हैं कि समुद्र का पानी कैसा है, खारा है और इस वजह से नमकीन दलदल जो स्वैम्प है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अब तट पे सर क्रीक, कोरी क्रीक और कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, इस तरह के एरिया पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ का तट काफ़ी कटा फटा है। अब कोंकण का जो मैदान है उसको देख लेते हैं। ये दमन से गोवा तक फैला हुआ है। विस्तार जरूर याद रखिएगा अगर कुछ और ना भी याद रख पाएँ तो। और इस मैदान में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो जलवायु स्थिति है उसकी वजह से यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है और इस वजह से आम, नारियल, चावल इत्यादि यहाँ पर पैदा होते हैं।
थाल घाट, भोर घाट के जो दर्रे हैं वो मुंबई और गोवा के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। दक्षिण भारतीय दर्रों में आप इन्हें देखते हैं। और इस मैदान में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर यानी सबसे उत्तरी पिंजल है, उसके बाद बसाक है, फिर भोगरावा है और अंत में जुआरी है। सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? जुआरी। कर्नाटक को आप देखें, इसे मैसूर का तटीय मैदान भी कहा जाता है और ये मैदान गोवा से मैंगलोर तक फैला हुआ है। उत्तरी भाग इसका संकरा है, वहाँ पे चौड़ाई कम है, लेकिन जो दक्षिणी भाग है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा चौड़ा है। हालांकि पश्चिम की तरफ पाए जाने वाले जितने भी मैदान हैं या जितने भी ढाल हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं हैं, लेकिन अपेक्षाकृत चौड़ा है। वर्षा की अधिकता और तापमान की अनुकूलता के कारण यहाँ पे सुपारी, गरम मसाले सभी प्रकार के लगभग, और केला, आम, नारियल, चावल ये सब पैदा किए जाते हैं। जलवायु जो है वो हर प्रकार के पौधों के लिए प्रायः उपयुक्त है। यहाँ पूर्व की ओर ढाल पाया जाता है तथा सीढ़ी नुमा ढालों पर, घाट के पश्चिमी ढालों पर जो फसलें रोपी जाती हैं उसमें काजू, केला, आम, सुपारी, कहवा यानी कॉफ़ी, काली मिर्च इत्यादि की बागानी फसलें होती हैं। मतलब उन्हें रोपित किया जाता है और उनका पोषण किया जाता है। नदियों का उत्तर से दक्षिण में अगर क्रम देखें इस मैदान के संदर्भ में, तो इसमें उत्तर में सबसे ज़्यादा जो एकदम सबसे उत्तरी छोर है वहाँ पे कालिंदी है, उसके बाद शरावती है और अंत में नेत्रावती है। और भी है लेकिन इतना ही पर्याप्त है। मालाबार का तटीय मैदान देख लीजिए। तो मालाबार के तटीय मैदान को अगर विस्तार के तौर पे देखें तो मंगलोर से लेकर कुमारी अंतरीप तक ये फैला हुआ है। विस्तार इसका कैसा है? मंगलोर से लेकर कुमारी अंतरीप तक है। ये जो मालाबार का तटीय मैदान है इसमें लंबे, सकरे, अनूप यानी जो लैगून है वो पाए जाते हैं, जिन्हें कि कयाल भी कहा जाता है, तो इनके नाम को आप याद रखेंगे। और पेरियार इस मैदान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी जो है वो इस मैदान में जितनी भी नदियां बहती हैं उनमें सबसे लंबी है और यह तट कांप और महीन लैटेराइट मिट्टी से बना हुआ है। तो लैटेराइट मृदा कुछ खास फसलों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है और इसीलिए यहाँ आप देखें कौन कौन सी चीज़ों की खेती होती है। जलवायु यहाँ की उष्ण और आर्द्र है जो कि पौधों के लिए अनुकूल होती है, गर्मी और आर्द्रता। तो रबर, सिनकोना, कॉफ़ी, इसके अलावा गर्म मसाले लगभग सभी प्रकार के। पान की भी यहाँ खेती होती है। पान जो है वो एक लता है, आप जानते हैं, ठीक। तो नारियल, लेमन मतलब यहाँ नींबू की बात हो रही है, और अनेक खट्टे फल भी यहाँ उपजाए जाते हैं और रोशा घास भी उपजाई जाती है। तो इन सब के फार्म पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी ज़मीनों पर बड़े पैमाने पर इन्हें उगाया जाता है। चाय के उभरे ढाल भी यहाँ पे होते हैं। धान और गन्ने की कृषि भी होती है, लेकिन उसके लिए निचले मैदानों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दोनों के लिए पानी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। बस फर्क ये है कि गन्ने के लिए बहुत टिकाऊ पानी नहीं चाहिए होता है। पानी ज़्यादा दिया, जड़ों ने सूखा, उसके बाद बाकी पानी वहाँ से छनकर बाहर चला गया। धान के लिए स्थिर पानी चाहिए होता है, टिके हुए पानी में ही ये जमेगा। तो ये दोनों ही स्थितियाँ यहाँ पाई जाती है। निचले हिस्से में किया जाता है ये सब काम। और तट पर कई प्रकार के आणविक खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे कि मोनोजाइट है, जिरकन है, ये सब पाए जाते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर दिए हैं, आप इन पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं पूर्वी तटीय मैदानों को। तो यह पूर्वी तटीय मैदान जो है ये समुद्र तट और पूर्वी घाट के बीच में, चूंकि इसमें नाम ही है पूर्वी तटीय मैदान, तो पूर्वी घाट और समुद्र तट के बीच में सुवर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। इनका विस्तार दिया हुआ है। और यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में ज़्यादा चौड़े हैं। जैसा कि आपको बताया ना, पश्चिम की तरफ जितने भी हैं तो उनमें चौड़ाई हमेशा ही कम रहेगी, ऊंचाई और ढाल ज़्यादा रहेगा। और इसमें ढाल धीमा होता है पूर्वी हिस्से की तरफ, संरचना जैसी है, और चौड़ाई ज़्यादा होती है। और इस वजह से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी जो नदियाँ हैं उन्हें एक बड़ा स्पेस मिलता है प्रवाहित होने के लिए। मतलब धीरे धीरे बहते हुए समुद्र में जाती हैं तो वो डेल्टा बनाते हुए जाती हैं। और पूर्वी तटीय मैदानों में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा कम है। बंदरगाह के लिए अनुकूल स्थितियाँ यहाँ पर नहीं पाई जाती। अब यहाँ आगे देखें, इसे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच में उत्तरी सरकार तट और कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में कोरोमंडल तट कहा जाता है। उड़ीसा के मैदान को उत्कल का मैदान कहा जाता है और पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील कहाँ पे है? ये आंध्र में है और यह एक डेल्टाई झील है। पूर्वी तटीय मैदान में भी दो अन्य झीलें पाई जाती हैं। चिल्का आप जानते हैं उड़ीसा में है और पुलिकट आपकी आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो ये दोनों झीलें अवस्थित हैं और दोनों ही अनूप झीलें हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और नमकीन झील है, खारे पानी की। अब पूर्वी तटीय मैदान को अगर हम पूरे विस्तार से देखें तो इसमें भी कई सारे पार्ट हो सकते हैं। 3 मुख्य भागों में इन्हें हम बांटते हैं। उत्कल का तटीय मैदान है, काकीनाडा का तटीय मैदान है जिसे कि आंध्र का तटीय मैदान भी कहा जाता है, और अंत में कोरोमंडल का तटीय भाग है। तो सबसे पहले उत्कल वाले को देखिए। यह गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक फैला हुआ है और महानदी के डेल्टा में बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया है। मतलब उस स्थिति तक आते आते इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ज्वारीय वन यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है तो चावल और जूट की भी खेती हो जाती है। जलवायु उपयुक्त है, दोनों को ही ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इसके बाद आप देखें बी वाले पार्ट को। काकीनाडा का जो तटीय मैदान है इसे आंध्र का भी कहा जाता है। पुलिकट झील तक फैला हुआ है और संपूर्ण रूप से ये समतल है।
उपजाऊ अवसादों के जमाव के कारण सुप्रवाहित और सिंचित भाग है। यहाँ नारियल, केला, चावल, गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, तिलहन, दलहन, लगभग हर प्रकार की फसलें यहाँ पर पैदा होती हैं। उपजाऊ है तो कुछ भी उगाया जा सकता है। और इस तट पर विशाखापत्तनम, काकीनाडा और मसूलीपत्तनम जैसे जो कुछ प्रमुख और प्राचीन बंदरगाह हैं वो पाए जाते हैं। ये सब पुराने हैं। अब तमिलनाडु या कोरोमंडल का जो तटीय भाग है उसको भी लगे हाथ देख लीजिए तो पुलिकट झील से लेकर कुमारी अंतरीप तक ये फैला हुआ है। और कावेरी, पेन्नार, पालार, वैगाई ये सब नदियां हैं जो कि संपूर्ण मैदानी भाग को सिंचित करती हैं। नदियां जहाँ से गुजरती हैं उस भाग को जीवित कर देती हैं, नवजीवन देती हैं। जैसे आप देखते हैं मिस्र के रेगिस्तान को जीवन देने वाली नील नदी, उसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। तो ठीक वैसे ही नदियां हर क्षेत्र के लिए वही काम करती हैं। सघन आबादी भी इन्हीं के किनारे होती है, हर प्रकार की ये सुविधा उपलब्ध कराती है। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता कि जल है तो जीवन है। जल का ये बहता हुआ स्रोत अत्यंत अमूल्य होता है, लेकिन आजकल ये सबसे ज़्यादा खतरे में। तो ये जो नदियां हैं ये संपूर्ण मैदानी भाग को हरा भरा और समतल बनाए रखती हैं, विशेष उपजाऊ क्षेत्र के तौर पे इन्हें बनाती हैं। और यहाँ धान, केला, गन्ना, नारियल, तिलहन, फल और सब्जियां ये सब प्रचुर मात्रा में पैदा किए जाते हैं। चेन्नई, तूतीकोरिन, नागपत्तनम यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। और मन्नार की खाड़ी मोती के लिए काफ़ी फेमस है, भारतीय मोती। हालांकि वेनेजुला का जो मोती है वो सबसे उत्तम माना जाता है, बसरा का मोती लोग कहते हैं, लेकिन भारत के भी मोती कम नहीं होते। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना की गई है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक अध्ययन आपको मालूम होना चाहिए, इससे आप कमी और अच्छाइयों की जानकारी करेंगे। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में जो सबसे बड़ा अंतर है वो तो ये है कि पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कम है, ये सकरा है और आर्द्रता यहाँ बहुत ज़्यादा है। पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है, चौड़ाई ज़्यादा है और शुष्कता यहाँ पे ज़्यादा है, सूखापन है। पश्चिमी तटीय मैदान में छोटी नदियाँ पाई जाती हैं, बहुत लंबी दूरी इनको नहीं तय करनी पड़ती है और इनका वेग बहुत ज़्यादा होता है, तीव्रगामी होती है और ये डेल्टा बनाने में असमर्थ होती है। तेज रफ्तार होने की वजह से ये डेल्टा बनाने के लिए समय ही नहीं प्राप्त कर पाती। डेल्टा बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा, तो ये जल्दी से गिरती हैं और अंदर एस्चुरी बनाती हैं, यानी ज्वार नदबुक बनाकर समुद्र में समा जाती हैं। हालांकि ये भी बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है, यहाँ पर समुद्र और नदी दोनों के जल का मिलन होता है, तो एक अलग ही तरह का इकोसिस्टम जनरेट होता है। और इस मैदान यानी पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में बहुत सारे लैगून पाए जाते हैं। अच्छा, पूर्वी तटीय मैदान में बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं। नदियों का पथ काफ़ी लंबा है, वो आड़े तिरछे रास्तों से होकर गुजरती हैं। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी मुख्य नदियों के नाम दिए हैं और बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं जो कि बड़े ही उर्वर क्षेत्र होते हैं। दक्षिण भाग जो पश्चिमी तटीय मैदान का है वहाँ बहुत सारी लैगून झीलें पाई जाती हैं, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान में लैगूनों की संख्या काफ़ी कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं पाए जाते, लेकिन कम पाए जाते हैं। लैगूनों का जब भी सवाल उठेगा तो उसमें पश्चिमी तटीय मैदानों को ही हम तवज्जो देंगे। और पश्चिमी तट कहीं ज़्यादा कटाफटा है, बंदरगाहों की तादाद यहाँ बहुत ज़्यादा है। कटाफटा तट जो है वो बंदरगाहों के लिए उपयुक्त होता है। हालांकि कटाफटा तट जो पूर्वी तट है वो भी है, सततता उसमें भी उतनी नहीं है जितना कि हम समझ पाते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो कटाफटापन पश्चिमी तट में ज़्यादा है। पश्चिमी ओर ये काट छाट ज़्यादा है, तो जहाँ कटाव ज़्यादा होता है वहाँ बंदरगाह बनाने के लिए सुविधाजनक स्थितियाँ होती हैं और इसी वजह से पश्चिमी तटीय जो हिस्सा है वहाँ बंदरगाहों की तादाद ज़्यादा है। और पूर्वी तटीय मैदान यहाँ आप देखें कम तटाफटा है, कम कटाफटा है और इसलिए बंदरगाह भी यहाँ अपेक्षाकृत कम है। भौतिक विज्ञान को देख लीजिए थोड़ा, अभी भूगोल में हम लोग आगे भी चलेंगे, लेकिन इस वाले लेक्चर में सिर्फ उतनी ही जानकारी। अभी हम प्रत्यास्थता को देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण को हमने देखा, उससे पहले फुटकर कुछ बेसिक प्रिंसिपल जैसे कि गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम और छोटी मोटी परिभाषाएं जैसे कि दाब, समय, चाल, द्रव्यमान, भार इत्यादि की परिभाषा, वो सब देख ली थी। मापन मात्रक एकदम शुरुआत में देख लिया था। यहाँ हम देखेंगे प्रत्यास्थता को, इलास्टिसिटी। और प्रत्यास्थता ठोसों में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एक गुण होता है जो कि उसे एक निश्चित आकृति प्रदान करता है, आकार और आकृति में बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। अब किसी पिंड की आकृति अथवा आकार को बदलने के लिए, मतलब उसे विकृत करने के लिए, सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो एक बल की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप रूपांतर करना चाहते हैं तो उस पर बल लगाएंगे तभी तो उसका रूप बदलेगा। अब बल लगाने की जो स्थिति है उसमें जैसे उदाहरण के तौर पे किसी कुंडलित स्प्रिंग को, मतलब स्प्रिंग आपने देखा ना, छल्ला इस तरीके का, तो उसके सिरों को आप ये सिरा है और ये सिरा है पकड़ के खींचिए, तो खींचेंगे तो आप देखेंगे कि इसके छल्लों के बीच की दूरी बढ़ने लगी है। और उसके बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग अपनी पुनः स्थिति में लौट तो आता है, लेकिन हल्की सी लंबाई इसकी बढ़ जाती है, यानी उतनी उसमें विकृति आ जाती है। तो वापस लौट आने का गुण तो है, लेकिन हल्की सी आने वाली विकृति को ये रोक नहीं पाया। तो इससे ये पता लगता है कि कोई भी चीज़ पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होती है। पीछे वाले लेक्चर में भी आपको कहा था कि आदर्श कुछ भी नहीं होता है, आइडियल स्टेज एक अलग ही है, वो आभासी होती है। वास्तविकता तो वो होती है जो कि हम रियलिटी, मतलब अपने धरातल पर देखते हैं या करके प्रैक्टिकली देखते हैं।
तो यहाँ वही कहा गया, अब यदि स्प्रिंग के सिरों को छोड़ देते हैं तो वो अपनी प्रारंभिक आकृति में आने का प्रयास तो करेगा, आकार को फिर से प्राप्त कर लेगा, लेकिन हल्की मात्रा में उसमें विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये तो एक सामान्य उदाहरण था। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी पिंड का वह गुण, यहाँ देखें, किसी पिंड का वह गुण जिससे कि वह प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक स्थिति में या प्रारंभिक आकृति और आकार में आने का प्रयास करता है और उसको पुनः प्राप्त कर लेता है। तो पदार्थ का यही गुण प्रत्यास्थता कहलाता है, अपनी मूल अवस्था में रहने की इच्छा, प्रबल इच्छा। और उत्पन्न विरूपण प्रत्यास्थ विरूपण कहलाता है। अब एक पंक पिंड पर बल लगाते हैं, यहाँ दृढ़ पिंड की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर एक पिंड पर बल लगाते हैं तो पिंड में अपना प्रारंभिक आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती। अच्छा, यहाँ दृढ़ पिंड जो बोला गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुई। पंक पिंड का मतलब ये है कि ये लिसलिसा होता है। पंक का मतलब वैसे शाब्दिक तौर पे कीचड़ से होता है। तो ऐसी कोई बॉडी है जिसमें कि एक बार आपने घूसा मार दिया तो फिर वहाँ जो है हाथों के निशान पड़े हैं वो फिर वापस सही नहीं हो पाए, वैसे के वैसे पड़े रह गए। तो प्रारंभिक आकार प्राप्त करने की इनके अंदर प्रवृत्ति ही नहीं होती है और स्थायी रूप से ये विरूपित हो जाता है। जैसे गुथा हुआ आटा ले लीजिए, एक सामान्य उदाहरण, और उस पर आप पंच करिए तो वो धंस जाएगा वहाँ से और वापस अपनी स्थिति में आने का प्रयास तो करेगा लेकिन आ नहीं पाएगा। ज़्यादातर उसकी जो स्थिति है वो जस की तस रह जाएगी। तो ऐसी स्थायी विकृति इसमें उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार के पदार्थ जो है वो प्लास्टिक कहलाते हैं। प्लास्टिक का मतलब वो पॉलीएथिलीन और जो पॉलीमर है उनकी बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ से आप देखिएगा तो प्लास्टिक कहे जाते हैं और पदार्थों का जो यही गुण है इसे प्लास्टिकता कहा जाता है। तो पंक और पुटी ये लगभग आदर्श प्लास्टिक माने जाते हैं, लगभग आदर्श माने जाते हैं, 100% नहीं। पंक का मतलब कीचड़ से तात्पर्य है। मिट्टी आप थोड़ा पानी मिलाकर उसका कचरा तैयार कर लीजिए और उसमें हाथ मारिए, उसके स्वरूप में जो परिवर्तन होगा वो फिर सुधरेगा नहीं। इसके बाद आप देखें रॉबर्ट हुक के बारे में बताया गया। ये अंग्रेज भौतिक शास्त्री थे, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनका जो समय है 1635 से लेकर 1703 के बीच का है, वही न्यूटन के आसपास का है। और स्प्रिंगों के प्रयोग किए जाने पर इन्होंने देखा, स्प्रिंगों पर ये काफ़ी रिसर्च कर रहे थे और इन्होंने पाया कि पिंड में उत्पन्न जो विस्तार है यानी लंबाई में वृद्धि है वो प्रत्यारोपित बल या लोड के अनुक्रमानुपाती होती है, जो लोड उस पर लगाया गया है। और उन्होंने 1676 में प्रत्यास्थता के नियम को पेश किया जिसे कि हुक का नियम कहा जाता है। रॉबर्ट हुक के नाम पे उसे हुक का नियम कहते हैं। प्रत्यास्थता के गुणों के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो ऐसी वस्तु होती है जो कि पूर्ण प्रत्यास्थ है और दूसरी होती है पूर्ण प्लास्टिक, और दोनों ही आइडियल है, मतलब ऐसी कोई चीज़ें होती ही नहीं है जो कि पूर्ण प्रत्यास्थ हो और पूर्ण प्लास्टिक हो। हाँ, ये है कि मैक्सिमम प्रत्यास्थता और मैक्सिमम प्लास्टिसिटी उनके अंदर हो, ऐसा हम खोजते हैं। तो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं वो हैं कि जिनके ऊपर आप बल लगा रहे हैं, उनको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय जब तक आप उसके ऊपर बल लगाए हैं तब तक तो वो बिगड़ी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप बल हटाएंगे वो जस की तस हो जाएगी, उसमें एक रत्ती भी बदलाव नहीं होगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, हल्का फुल्का विकृति आ ही जाती है। ठीक, तो ऐसी चीज़ें जो है अगर होती हैं रियलिटी में तो होती नहीं, इमेजिनरी ही मान लें, तो उन्हें कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक। और पूर्ण प्लास्टिक वो है जो कि अपनी पूर्व अवस्था में एकदम ही नहीं लौटती है, मतलब आपने उन पर बल लगाया, जो बिगड़ा तो बिगड़ गया, उसके बाद वो एकदम से अपनी जो पूर्व अवस्था है या पुनः स्थिति है उसमें लौटने का प्रयास ही न करे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए पंख को या जो पुट्टी है उसको हमने मान लिया कि वो पूर्ण प्लास्टिक है, मतलब एक बार बल लगाया तो उनका स्वरूप बिगड़ा तो बिगड़ गया, लेकिन वो भी अपनी स्थिति में लौटने का प्रयास करते हैं। जितना आपने उसे धकेला था उससे कुछ अवस्था उसकी वापस आती है, लेकिन 100% आ नहीं पाती, अधिकतम उसमें विकृति ही रहती है। तो हम मान लेते हैं कि लगभग वो पूर्ण प्लास्टिक। वास्तव में वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि ना तो कोई पूर्ण प्रत्यास्थ है, ना कोई पूर्ण सुघट्य है। प्लास्टिक का मतलब सुघट्य से है। तो सभी वस्तुओं की जो स्थितियाँ हैं, मतलब ब्रह्मांड में या अभी तक जो भौतिक संसार हम देख चुके हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनकी सीमा इन्हीं के बीच में होती है, दोनों के बीच में वो घूमते रहते हैं, 100% कुछ नहीं होता। और मोटे तौर पे क्वार्टज को पूर्ण प्रत्यास्थ माना गया है और मोम जैसी चीज़ों को पूर्ण सुघट्य माना गया है, लेकिन होते ये भी नहीं है 100%। अब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को देखना आवश्यक है। तो किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वह अधिकतम सीमा जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है उसे वस्तु की प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है। और प्रत्यास्थता का गुणांक क्या है? तो संरचनात्मक तथा निर्माण अभियांत्रिकी डिजाइन के लिए प्रतिबल विकृति वक्र में प्रतिबल और विकृति के बीच में जब हम ग्राफ निरूपण करते हैं तो उसमें प्रत्यास्थ सीमा के अंदर का जो अनुक्रमानुपाती क्षेत्र होता है, प्रोपोर्शनल एरिया होता है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और किसी दिए हुए द्रव्य के लिए इसका एक विशिष्ट मान भी होता है, मतलब हर द्रव्य के लिए, द्रव्य मतलब यहाँ पे द्रव नहीं, पदार्थ से तात्पर्य है, तो उसके लिए अपना एक निश्चित विशिष्ट मान होता है, हर पिंड के लिए अलग होता है। आगे चलते हैं, यंग गुणांक को देखेंगे तो प्रायोगिक प्रेक्षण ये दर्शाते हैं कि प्रतिबल चाहे तनक हो या संपीडक यानी तानने के लिए, खींचकर लंबाई और आकार में वृद्धि के लिए प्रयोग किया गया हो या उसे सिकोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। जैसे स्प्रिंग पर आप सिर्फ एक तरफा बल तो नहीं लगाते,
मतलब ये कि स्प्रिंग को आप दोनों सिरों से पकड़कर सिर्फ खींचते ही तो नहीं है, कभी कभी क्या होता है पुश कर देते हैं तो वो पिचक जाती है, सिकुड़ जाती है, फिर छोड़ते हैं तो अपनी मूल स्थिति में लगभग लौट आती है, विकृति तब भी होती है। तो दोनों ही तरीके का इस पर बल लगाया जा सकता है। इसको खींचा जा सकता है यानी तानक बल लगाया जा सकता है, तानक प्रतिबल लगाया जा सकता है, ताना जा सकता है, तनाव आप कह सकते हैं, और सिकोड़ने वाला संपीड़न भी तो लगाया जा सकता है। जैसे पृथ्वी की सतह पर दो तरह के बल काम करते हैं, मतलब एक जो है वो संपीड़न वाला होता है, एक तानक बल होता है या तनाव बल होता है। तो जब संपीड़न होता है पृथ्वी की सतह पे तो वलन बनते हैं, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, और जब ताना जाता है तो भ्रंश तैयार हो जाते हैं, फाल्ट बन जाते हैं। तो ये सब है। अब कुल मिलाकर तनक या जो संपीड़क प्रतिबल है उनके लिए यहाँ डिनोट किया गया, चूंकि इसे मैथमेटिकल रूप में डिराइव करके यहाँ देखना होगा, तो डेरिवेशन से नहीं मतलब है, आपको सूत्र से मतलब होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए छोटे मोटे न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल देने का चलन अब कम हो गया है, थ्योरेटिकल चीज़ों को ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ देखें आप, प्रतिबल यानी सिग्मा से इसको डिनोट किया गया है। यहाँ जो सिंबल है उन्हें ध्यान दीजिए, ये सिग्मा है, नल जैसा जो आपको दिख रहा है ना, ये सिग्मा का स्मॉल लेटर है। ग्रीक भाषा में जो अल्फ़ाबेट का पूरा क्रम है, जैसे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, वैसे ही ग्रीक में अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा लैम्डा जीटा ये सब होते हैं, बहुत सारे हैं, एप्सिलॉन डेल्टा, तो उसी में से ये सिग्मा है। जैसे कैपिटल लेटर में आप A लिखते हैं और स्मॉल लेटर में ऐसे A लिखते हैं, वैसे ही सिग्मा को स्मॉल लेटर में ऐसे लिखते हैं और कैपिटल में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल लेटर वाला सिग्मा है, और प्रतिबल को डिनोट करने के लिए इसको एक एज ए सिंबल यूज़ किया जा रहा है। और अनुदैर्घ्य विकृति जो है, अनुदैर्घ्य विकृति ध्यान दीजिएगा, अनुप्रस्थ नहीं है ये। तो अनुदैर्घ्य जो विकृति उसमें उत्पन्न हुई है उसको हम एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं। ये जो सिंबल है ये एप्सिलॉन का है। ठीक, तो एप्सिलॉन और सिग्मा का यहाँ यूज़ किया गया है, और कुल मिलाकर जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमें यंग गुणांक प्राप्त होता है, और यंग गुणांक को हम y से डिनोट करें तो y इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन। इसमें सिग्मा क्या है, प्रतिबल है, और विकृति जो है उसको हमने एप्सिलॉन से व्यक्त किया है। इसके बाद अपरूपण गुणांक को देखते हैं। तो अपरूपण गुणांक क्या है, संगत अपरूपण विकृति का अनुपात है, ये द्रव्य का अपरूपण गुणांक कहलाता है ये, और इसे G से व्यक्त किया जाता है, कैपिटल G से इसको व्यक्त करते हैं। इसे दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं, यही है दृढ़ता गुणांक, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है। अपरूपण प्रतिबल जिसे कि सिग्मा यस कहा गया, और अपरूपण विकृति, इसके बीच में हम रेशियो निकालते हैं। अब यहाँ पर आयतन गुणांक को भी देख ही लीजिए, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं आमतौर पे। तो जलीय प्रतिबल तथा संगत आयतन विकृति के अनुपात को आयतन गुणांक कहते हैं। परिभाषा सिंपल है, और इसे B से व्यक्त किया जाता है, इसे कैपिटल B से व्यक्त करते हैं। इसमें व्यक्त करने का तरीका क्या है, ये आप देख रहे हैं, रो है और बटे डेल्टा V अपान डेल्टा V, माफ कीजिए डेल्टा V अपान P, इस तरीके से इसको, और यहाँ माइनस का सिंबल है, ये ऋणात्मक है। नीचे जो है ना इसका जो डिनोमिनेटर है वहाँ डेल्टा V अपान V है, ये V फॉर वॉल्यूम है। तो कुल मिलाकर ये सूत्र थे। अब इसके बाद आप प्रतिबल को थोड़ा परिभाषा के तौर पे देखिए। तो प्रतिबल का मतलब क्या है, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार या आकृति में बदलाव किया जाता है। ठीक, तो ये तो बाह्य बल हो गया। तो आपने न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ रखा है कि अगर आप किसी चीज़ पर बल लगाएंगे तो वो चीज़ भी आप पर उतना ही बल विपरीत दिशा में यानी आपकी ओर लगाएगी। तो जिस चीज़ को आप बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, उसे ठोक पीट रहे हैं, दबा रहे हैं, तो वो चीज़ भी तो अपने बिगड़ने का विरोध करेगी, और विरोधी बल जो लगाएगी आपकी तरफ वही कहलाएगा प्रतिबल, जो कि उसकी विकृति का विरोध करेगा, वस्तु के अंदर आने वाली विकृति का विरोध करेगा, और यही होता है प्रतिबल। ये लगाए जाने वाले बल के ठीक विपरीत दिशा में होता है। तो वही चीज़ यहाँ थोड़ा परिभाषा के तौर पे है कि बाह्य बल लगाकर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन करते हैं, तो उस वस्तु की प्रत्येक काट यानी प्रत्येक सेक्शन पर बाहरी बल के बराबर और विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है। जहाँ जहाँ से आप उस पर बल लगाते हैं वहाँ से वो विरोध करती है, और यही होता है प्रतिबल, पुराने आकार में लौटने का प्रयास करती है। और प्रतिबल जितना प्रबल होगा उतना ही वस्तु में विकृति की मात्रा कम हो जाएगी, इससे ये स्पष्ट है। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल कैपिटल A पर, मतलब वस्तु का जो क्षेत्रफल है कैपिटल A, उसकी एक अनुप्रस्थ काट पर लंबवत दिशा में कोई बल लगाया गया है जिसका मान F है, तो उसके लिए प्रतिबल क्या होगा, F अपान A फॉर एरिया, और इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, विकृति को देखिए, प्रतिबल का यहाँ जो विरोधी है स्ट्रेन, किसी वस्तु के एकांक आकार पर या रूप में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति एक अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इसका न तो कोई मात्रक होता है, न कोई विमा होती है। जब मात्रक है ही नहीं है तो विमा होगी ही नहीं। ठीक, विकृति 3 प्रकार की होती है। अब जिस दिशा में आएगी उसी हिसाब से इसका नाम रखेंगे। तो अनुदैर्घ्य, अगर इसमें किसी भी चीज़ में अगर अनुदैर्घ्य विकृति उत्पन्न हुई है, बिगड़ाव जो है वो उत्पन्न हुआ है, तो उसको अनुदैर्घ्य विकृति कहेंगे। अपरूपण विकृति होती है और आयतन विकृति होती है, जैसा इसका स्वरूप है उसके हिसाब से नाम रखेंगे। अब हुक के नियम को देख लीजिए। हुक के नियम पे हमने पीछे चर्चा की थी, यहाँ थोड़ा सा सूत्र के रूप में है। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, यहाँ देखें आप, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसे यहाँ आप देखें, इसे हुक का नियम कहते हैं। यही हुक का नियम है, सीधा से सादा ये नियम है। और E इज इक्वल टू प्रतिबल अपान विकृति।
तो यहाँ अनुक्रमानुपाती संबंध है। मतलब इसमें ये बताया गया ना, इसे आप ऐसे देखिए, प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रतिबल और विकृति दोनों में कैसा संबंध है? ये प्रोपोर्शनल का संबंध है। और प्रोपोर्शनल का जब संबंध है तो ऐसे में आप जब ये सिंबल हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसे कि हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और यही जो कैपिटल ई है ये असल में प्रत्यास्थता गुणांक है, ठीक। और हर पिंड के लिए ये अलग अलग होता है, क्योंकि हर पिंड के अणुओं की संरचना भिन्न भिन्न होती है। अब इसी को थोड़ा सा आगे पीछे पक्षांतर करके, मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजकर, मतलब ई को आप इधर रहने दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई में विकृति है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो इधर आके डिनोमिनेटर में चला आएगा, तो प्रतिबल बटे विकृति, ठीक। प्रतिबल बटे विकृति, ये ई की वैल्यू हो गई। अब आपको किसी भी चीज़ का अगर ई का मान कैलकुलेट करना है तो उस पर लगने वाले प्रतिबल और उत्पन्न होने वाली विकृति का आपको रेशियो निकालना होगा। दाब क्या होता है? तो दाब की परिभाषा वैसे तो हम बहुत पीछे ही देख चुके हैं, लेकिन यहाँ चूंकि चर्चा हो रही है दाब की, किसी चीज़ का आकार बिगाड़ने के लिए आपको दाब लगाना पड़ेगा। बल का स्वरूप कैसा होगा? दबाव वाला होगा। तो दाब है क्या? वह क्षेत्र जिस पर कि बल कार्य कर रहा हो जितना छोटा होगा। यहाँ दाब को परिभाषित करना उद्देश्य नहीं था, आपको कुछ बताने की इच्छा थी, तो वही बताया गया है कि जिस क्षेत्रफल कोई क्षेत्र है, मान लीजिए उस पर कोई बल काम कर रहा है और वह क्षेत्र जितना छोटा होगा उसका प्रतिघात उतना ही तीव्र होगा, और यह प्रतिघात दाब कहलाता है, ठीक। मतलब यह है कि एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा है और वो भी चुभने वाला है, उसके ऊपर आप बैठ जा रहे हैं तो वो भी आपकी तशरीफ पर दबाव डालेगा, लेकिन आप सुई के ऊपर बैठ जाइए, तब देखिए सुई का जो क्षेत्रफल है, उसकी नोक का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, इसलिए उसके द्वारा लगाया गया दाब कहीं ज़्यादा तीव्र होगा, तो वो छेद कर रख देगी। यही वजह है। दाब एक अदिश राशि है, ठीक। दाब एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और मात्रक इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। पास्कल उसको बोलते हैं, या अगर सीजीएस पद्धति में आप देखें तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मतलब न्यूटन की जगह डाइन आपने रख दिया, न्यूटन जो है वो एमकेएस में बल का मात्रक हो गया और सीजीएस में बल का मात्रक डाइन हो गया, बाकी मीटर सेंटीमीटर आप जानते हैं। दाब की विमा क्या होती है? तो ml इनवर्स t की पावर -2, ये इसकी विमा है बड़े ब्रैकेट में। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ब्लेजी पास्कल, और उन्हीं के नाम से इनका नाम, मतलब दाब के मात्रक का नाम रख दिया गया पास्कल। 1623 से लेकर 1662 ये इनका पूरा जीवन काल है। इन्होंने तरल दाब क्षेत्र में पुरोगामी अध्ययन किया और इन्हीं के सम्मान में बाद में दाब के मात्रक का नाम रखा गया। ये ऐसा ही मात्रक है पास्कल, ध्यान दीजिएगा। और एक अन्य सामान्य मात्रक जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो एटमॉस्फियर होता है, ATM से उसको डिनोट करते हैं। समुद्री तल पर वायुमंडल द्वारा जो आरोपित दाब है उसको यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बराबर होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल के। तो यहाँ तक आपने दाब की परिभाषा देखी। अब चूंकि यहाँ चर्चा हुई है वायुमंडलीय दाब की, तो उसको भी देखने की आवश्यकता है। तो आप देखें किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक की वायु के स्तंभ के भार के बराबर होता है, और समुद्र तल पर यह 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। मतलब एक एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। और वायुमंडलीय दाब की यथार्थ माप के लिए सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक थे इवेंगालिस्टा टॉरिसेली। इन्होंने एक एकल युक्ति की रचना की थी, और चित्र यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है, चित्र में दर्शाया गया है, लेकिन आपको सिर्फ इनका नाम पता होना चाहिए। यहाँ आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, कोई साइंस पे रिसर्च आपको नहीं करनी है, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उतनी पर्याप्त है। देखिए वायुमंडलीय दाब को अगर हम देखें तो ये ρGH से यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। मतलब PA = ρGH, ये जो है ना इसको P मत समझिएगा, ये रो है, और रो असल में डेंसिटी को डिनोट करता है, ये भी ग्रीक अल्फाबेट से ही लिया गया है। तो पारे के घनत्व को अगर हमें दर्शाना है तो उसको हम रो से व्यक्त करेंगे, और H जो है वो नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई है। अब टॉरिसेली के द्वारा जो प्रयोग किया गया उससे ये पाया गया कि समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर के लगभग होती है। मतलब लगभग इतना होता है, एग्जैक्ट नहीं है, जो कि वायुमंडलीय दाब के लगभग बराबर होता है। सामान्यतः दाब का वर्णन सेंटीमीटर या मिलीमीटर पारा स्तंभ के पदों के तौर पे किया जाता है, और 1 मिलीमीटर मरकरी दाब का तुल्यांकी भार, माफ कीजिए तुल्यांकी दाब, ये 1 टॉर कहलाता है। उसे 1 टॉर कहा जाता है, TORR, टॉर, और 1 टॉर इक्वल होता है 133 पास्कल के। अब औषधि विज्ञान या शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब जो फिजियोलॉजी है या एंथ्रोपोलॉजी, कुल मिलाकर शरीर का अगर अध्ययन करना है तो उसमें दाब का जहाँ भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि रक्तचाप हम नापते हैं तो उसमें दबाव नापते हैं, तो इस तरह की जो स्थितियाँ होती हैं तो उसमें मिलीमीटर मरकरी का ही यूज़ किया जाता है, या कभी कभी टॉर में भी नापते हैं, कहीं कहीं आप टॉर में भी देखते हैं। मौसम विज्ञान में जो दाब के मात्रक का हम सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो बार होता है, मिली बार होता है, इस तरह से इसमें देखा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें हैं उनका अपना द्रव्यमान है, अपना आयतन है, तो उनका भी दाब होता है, और इन्हीं का जो दाब है ये वायुमंडलीय दाब कहलाता है, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर और पृथ्वी की सतह पर रहने वाले लोगों पर डाला गया वो दबाव होता है। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि जब अचानक उसके पाठ्यांक में गिरावट आती है तो ये किस चीज़ को व्यक्त कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आंधी तूफान आने की प्रचंड संभावना है। अब सामान्य हिंदी को देख लेते हैं।
तो पर्यायवाची में चल रहा था। चंद्रमा के पर्यायवाची को आप देखें, निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, राकापति, हिमांशु, निशिपति, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, कलानिधि, मयंक, अमृत निधान, क्षपाकर भी कहा जाता है, द्विजराज भी कहा जाता है, तारकेश्वर कहा जाता है, मृगलांछन कहा जाता है, कलानाथ, चांद, सोम, रजनीपति, मृगांक, महताब, ये सारे नाम हैं। चांद के लिए बहुत सारे नाम। चमक के लिए पर्यायवाची में आप देखें, प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति, कांति, शोभा, छवि, आभा, प्रकाश, ये सब है। और चक्षु के लिए मतलब नेत्रों के लिए, एक तो नेत्र है ही है, उसके अलावा दृग, लोचन, अक्षी और आँख, ये सब है। और चतुर शब्द के लिए पर्यायवाची में आप देखें तो विज्ञ, दक्ष, प्रवीण, निपुण, पटु, नागर, सयाना, कुशल, होशियार, निष्णात, ये सारे शब्द हैं। चांदनी के लिए जो पर्यायवाची है उसमें चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, अमृत तरंगिणी, चंद्रकला, ये सारे आते हैं। और आप देखें पर्यायवाची चश्मा का अगर देखें तो सहनेत्र, उपनेत्र, उपनयक, ऐनक, उपनयक से ही बिगड़ा हुआ शब्द है ऐनक, ये सब तद्भव तत्सम का कॉन्सेप्ट है। और चंदन का देखिए, मलय, यहाँ आप देख रहे हैं मलय, दिव्यगंध, हरिगंध, दारुसार, मलयज, ये सब है। चांदी के पर्यायवाची में रजत, रूपा, रौप्य, गात रूप, चंद्रहास, रूपक, रुक्म, नौध, ये सारे शब्द आते हैं। चाटुकारी के पर्यायवाची में खुशामत, चापलूसी, मिथ्या, प्रशंसा, चिरौरी, चमचागिरी। चोर के पर्यायवाची में दस्यु, रजनीचर, खनक, मोशक, कभिज, कभिज भी कहा जाता है, तस्कर, कुंभिल, ये सारे शब्द हैं। कुछ को आप जानते हैं जो शब्द कठिन लग रहे हैं या इससे पहले नहीं सुने हैं, उनको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चोटी के पर्यायवाची में शीश, शानु, श्रृंग, शिखर, शिरोबिंदु, तुंग, परकोटी, परकोटा, ये सारे शब्द हैं। अमृतदौ, यहाँ आप देख रहे हैं ये चांदनी का पर्यायवाची असल में दिया हुआ है। अमृतद्रव कहा जाता है, उजियारी कहा जाता है, कलानिधि कहा जाता है, चंद्रमरीचि कहा जाता है, हिमकर भी कहा जाता है। और चपला जो है ये विद्युत का पर्यायवाची है, आप जानते ही हैं। बिजली, चंचला, दामिनी, तड़ित, ये सारे जो है ये इस्तेमाल होते हैं। और देख लीजिए छलांग के पर्यायवाची में उछाल, फांद, चौकड़ी, उछल कूद। छाती के पर्यायवाची में उर, वक्ष, वक्षस्थल, वक्ष, प्रांत, सीना इत्यादि। छोह के पर्यायवाची में ममता, स्नेह, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, दुलार, ये सारे हैं। अब देखिए जल का, तो पानी, वारी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, जीवन भी कहा जाता है, जल को जीवन बोलते हैं। आप बोलते हैं, उदक बोलते हैं, अमृत भी बोलते हैं। धनरस, धनरस का मतलब धान को रस देने वाला, यहाँ पे वो धन को रस देने वाला नहीं, धान के पौधे को ये रस दे देता है। और सारंग, वन, विंश, संबर, सरोमुख, मेघपुष्प और अम्बु और अम्ब जैसे जो शब्द हैं वो सब इस्तेमाल होते हैं। ये सब पानी के पर्यायवाची। जमुना के पर्यायवाची में सूर्य तनया, रवि तनया, रविनंदिनी, सूर्यसुता, कालिंदी, अर्कजा, तरणिजा, कृष्णा, भानुजा, तरणि तनुजा, सूर्यजा, ये सारे शब्द हैं। सूर्यपुत्री है यमुना, तो उन्हीं के नाम से। और जीव के पर्यायवाची में जिह्वा, रसना, रसज्ञा, चंचला इत्यादि। जंग के पर्यायवाची में रण, समर, युद्ध, लड़ाई, संग्राम। जंगल का विपिन, कानन, वन, अरण्य, कांतार, अटवी। जानकी के पर्यायवाची में सीता माता, उसके अलावा वैदेही, जनकसुता, जनक तनया, जनकात्मजा, मिथिलेश कुमारी, ये सारे हैं। और जगत का देखें आप तो विश्व, संसार, भव, जग, लोक, दुनिया, भुवन, मृत्युलोक, संस्कृति, संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये सारे शब्द जो हैं ये संसार के पर्यायवाची हैं। और झ और ट को भी देख लीजिए, तो झ से झरना, झरने का पर्यायवाची। यहाँ प्रपात, निर्झर, स्रोत, उत्स भी कहते हैं, प्रस्रवण भी कहते हैं। जलप्रपात, आबशार, अंबुपात, सोता। झंडे के पर्यायवाची में ध्वजा, पताका, केतु, निशान, केतन, ध्वज, वैजयंती। और ट से देखें आप, ट से टक्कर, तो टक्कर का ठोकर भी होता है, भिड़ंत भी होता है। संघात और संघट जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे कोलाइजन आप पढ़ते हैं। और धक्का भी होता है। टीम टाम का, ठाट बाट, धूमधाम, समारोह, आडंबर। कुल मिलाकर टीम टाम का शाब्दिक अर्थ है दिखावा। कहते हैं ना उन्हें टीम टाम पसंद है, यानी दिखाना पसंद है। तो दिखाने के लिए ही धूमधाम की जाती है या फिर समारोह आयोजित किया जाता है या ठाट बाट होता है, ये सब दिखाने की ही चीज़ है। बाह्य आडंबर इसको कहा जाता है। टपकने का क्या होगा? चूना, रिसना, झरना, स्रावित होना, श्रवण, ये सब बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने पर्यायवाची शब्दों की कुछ कड़ी देखी थी। आगे करंट अफेयर को देखते हैं। कुछ वन लाइनर डाटा दिया हुआ है, जैसे कि भारत के पहले मेड इन इंडिया डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट विमान ने हाल ही में ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ से मध्य अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के लिए अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान को भरा था। तो ये एक सूचना है, इसमें रेंज आपको पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक। और ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा इनइक्वालिटी किल्स नाम की एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी संस्था जारी करती। 7वां भारत जल सप्ताह 2022, इसका आयोजन हुआ था 1 से 5 नवंबर 2022। मतलब आयोजन का जो डेट है वो यहाँ दिया हुआ है 1 से 5 नवंबर 2022। और इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये किया जाएगा। तो अभी अक्टूबर का समय चल रहा है, ये नवंबर में होगा। इसका विषय क्या है इस बार का? इक्विटी के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा, ये इसका थीम है। हावड़ा और कोलकाता के बीच में मेट्रो कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए हुगली नदी के नीचे कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर टनल का निर्माण चल रहा है। नदी के स्वरूप को भी बिगाड़ा जा रहा है और 2023 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देखें, पैट्रिक अची को फिर से
अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जोस मैनुअल रामोस होर्ता लेमेट देस्ती के राष्ट्रपति बने हैं। और इंडिया आउट अभियान मालदीव में चल रहा है, तो इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। और भी चीज़ें हैं। यूरोपीय संघ ने डिजिटल सेवा अधिनियम पर समझौता किया है। यहाँ G20 की बात की जा रही है, तो वैश्विक महामारी तैयारी कोष को प्रस्तावित किया गया है G20 के द्वारा। वर्ष 2021 में भारतीय रेलवे के लिए प्रमुख परिवर्तन का वर्ष देखा जा रहा है, मतलब पीछे की बात हो रही है। और रेलवे ने एक नया पर्यटन उत्पाद यानी थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन भारत गौरव का शुभारंभ किया है। तो ये भारत गौरव असल में क्या है, ये टूरिस्ट सर्किट ट्रेन है और नए पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। इसके बाद गांधीनगर राजधानी ये रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। WR और रानी कमलापति WCR स्टेशन का पुनर्विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है और उसको पूर्ण भी कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में टीका उत्सव आयोजित करने की अपील की थी। टीका उत्सव का उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण और टीकाकरण से कोविड को भगाना, ये इसका मेन पर्पस था। इसके बाद आप देखें 7 अप्रैल 2022 टाटा समूह ने जनता के लिए भारत का पहला सुपर ऐप टाटा न्यू लॉन्च किया। ये सुपर ऐप है और टाटा न्यू के नाम से इसको लॉन्च किया गया। झारखंड में जामताड़ा, ये जो जिला है, झारखंड प्रदेश का जो जिला है जामताड़ा, ये अप्रैल 2022 में देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं। और इमरान खान ने शहबाज के पद संभालने से पहले पाकिस्तान के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नामित किया है। और आप देखें स्मार्ट सिटी पुरस्कारों में वाराणसी स्मार्ट सिटी को 3, आगरा स्मार्ट सिटी, यहाँ संख्या आप ध्यान दीजिएगा, वाराणसी स्मार्ट सिटी को 3 और आगरा स्मार्ट सिटी को 2 तथा सहारनपुर स्मार्ट सिटी को सिर्फ 1 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये स्मार्ट सिटी पुरस्कारों में वितरण है 3 अलग अलग शहरों के लिए। और आगरा को इकोनॉमी प्रोजेक्ट अवार्ड के साथ 3रा स्थान और माइक्रो स्किल डेवलपमेंट सेंटर निर्माण और सफल उत्कृष्ट संचालन के लिए 2रा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वाराणसी स्मार्ट सिटी को वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड में असी नदी के पर्यावरणीय पुनरुद्धार के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है। असी नदी को अगर आप देखेंगे तो एकदम नाले में कन्वर्ट हो चुकी है और अभी भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, बिल्कुल गटर की खुशबू वहाँ से आती है। और वो बहुत प्राचीन नदी है। वरुणा और असी नदियों के बीच में बसा हुआ शहर था वाराणसी, तो अभी असी नदी का स्वरूप एकदम से गटर से भी बदतर है। इसके बाद आप इनोवेटिव आइडियाज़ अवार्ड को देखिए। कोविड इनोवेशन अवार्ड श्रेणी में वाराणसी और कल्याण क्षेत्र जो डोंबिवली है, वहाँ उस क्षेत्र को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया है। भारत की टॉप 10 सबसे मूल्यवान फर्म रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, यहाँ टॉप 10 की बात हो रही है तो 10 हैं टोटल और इनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो इसमें रिलायंस का इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी है, HDFC बैंक लिमिटेड है, इन्फोसिस लिमिटेड है, ICICI बैंक लिमिटेड है और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये सारे हैं, मतलब जो मुख्य हैं वो दिए हुए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्कृष्ट और अभिनव कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला है, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार, यहाँ आप देखें, उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार गुजरात के सूरत में केंद्रीय मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा दिया गया। और वाराणसी स्मार्ट सिटी 2रे नंबर पर आती है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। हाल ही में फिलीपींस में एक तूफान आया था जिसका नाम था मेगी और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान था। भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं हुई और 167 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो प्राकृतिक आपदाओं में तो मौतें होती हैं। इसके बाद आप देखें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय मंच है हुनर हाट और इसका 40वां संस्करण लॉन्च किया गया 16 से लेकर 27 अप्रैल 2022 के बीच में। और इसका जो वेन्यू था वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स था मुंबई का। HDFC बाजार पूंजीकरण के लिहाज से भारत की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची से बाहर हो गई है। ये बाहर हो गई है, शामिल नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा। रूस की नई किंजल डैगर हाइपरसोनिक मिसाइल एक परमाणु सक्षम हवा से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसकी विशेषता आप देखें। इसके बाद देखिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके दौरान केंद्र सरकार हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत और फरीदाबाद को निर्यात हब के तौर पर विकसित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 अप्रैल 2022 को गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा को अनावरित किया है। तो ये 108 फीट की प्रतिमा है, काफ़ी अच्छी खासी ऊंचाई है। और यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।